अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम ईटा 2022 के कुछ डू एंड डोंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन अब किस बुनियाद पे करनी है, कौन सी टेक्स्ट बुक्स को देखना जरूरी है, किस तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना जरूरी है और उनकी रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सिलेबस के हवाले से। देखो बच्चे, वो तमाम चीजें जो आपके नेशनल एमडीकैट के सिलेबस में मेंशन हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब किसी हद तक जितना भी फोकस है वो सिलेबस पे हो चुका है। जितनी भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी या सूबे थे, जब उनको इख्तियारात दिए गए थे तो ये शर्त रखी गई थी कि उन्होंने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब इस बुनियाद पे आपने भी सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो तमाम चीजें जो सिलेबस में मौजूद हैं आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। लेकिन अब सिलेबस को थोड़ा सा रीड करने का तरीका इस तरीके से होगा कि सबसे पहले अगर आप अपना सिलेबस ओपन करते हो तो जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में गिवन हैं वो तो आपने तैयार करने हैं, लेकिन साथ में लर्निंग आउटकम्स को भी आप देख लिया करो। देखो फॉर एग्जांपल, अब यहां पे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में मॉडल ऑफ एटम जो वो क्वार्ट्स वाला टॉपिक है वो सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन ऊपर टॉपिक्स में मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं और उसी को तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नीचे लर्निंग आउटकम में भी मेंशन होती हैं लेकिन ऊपर टॉपिक्स में नहीं मेंशन होती, तो वो भी सिलेबस का हिस्सा है, वो भी आपने तैयार करना है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली रेलेवेंट टू द सिलेबस हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई टॉपिक तैयार करना है और उसको तैयार करने के लिए आपको कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप उन्हीं नेशनल डिमांड्स के मुताबिक तैयारी कर रहे थे, आपको कोई खास मसला नहीं होगा। लेकिन उससे फायदा यह हो जाएगा कि रेलेवेंट अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सकोगे उनके साथ, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता होता हूं रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन से पहले आप पीएन जंक्शन को समझ सकते हो, उसके रेलेवेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग को समझ सकते हो, उसके रेलेवेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हो और उसके बाद रेक्टिफिकेशन की तरफ आ सकते हो। देखो रेक्टिफिकेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, डायोड, वो आपको पता होना चाहिए। उसका वर्किंग साइकिल क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी बुनियाद पे आपका जो रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है मजीद मजबूत हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो आपको मदद करती हैं आपके सिलेबस के मेन टॉपिक्स को समझने में, आप उसको एक नजर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो उनको एक नजर ही पढ़ना है या उनकी इतनी ही तैयारी करनी है कि वो आपको हेल्प कर सके। उनकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में आपने इनकी जाना है जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली या इस तरीके से इनडायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि ईटा के हवाले से फिजिक्स हमने किस तरीके से तैयार करनी है। इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपने नोट किया होगा कि कुछ चीजें हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई हैं, जैसे मेजरमेंट्स हो गया, वेक्टर स्केलर हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। इन चैप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने आपको पढ़ाए हैं और वो अभी भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा उनका यह है कि वो टॉपिक्स डायरेक्टली आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन वो मर्जिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे अगर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अभी तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं उसको समझाने के लिए ये वाला एमसीक्यूज एज अ एग्जांपल डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि किसी हद तक ये आपके सिलेबस इन मौजूदा टर्म्स एंड कंडीशन से एग्जैक्टली मैच करता है। और किसी हद तक ईटा का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि इफ 2 मिलीफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड बाय क्लोजिंग अ स्विच टू अ सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट्स थ्रू अ 1 मेगा ओम सीरीज रेजिस्टर, व्हाट विल बी द टाइम कांस्टेंट। अब अगर किसी हद तक देखा जाए तो वो बच्चा जिसने ये फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर लिया है उसने 80% ऑफ द एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। सिंपल उसने इस चीजों को कैलकुलेट करना है और आंसर का इंतखाब कर लेना है। अब आपने किसी हद तक देखा होगा कि जो इसकी कैलकुलेशन है वो किसी हद तक प्रीफिक्सेस पे डिपेंडेंट है, या ये मैं कह सकता हूं कि प्रीफिक्सेस का एक खासा असर रसूख है इस कैलकुलेशन में। तो इसका यह मतलब है कि वो बच्चा जिसने प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है या वो बच्चा जिसको प्रीफिक्सेस का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो इस तरह के सवाल की जब कैलकुलेशन करेगा तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब कर सकेगा। लेकिन वो बच्चा जो पढ़ने के दौरान ही इस तरह के प्रीफिक्सेस को इग्नोर कर देगा तो उसकी कभी भी कैलकुलेशन जो है वो ठीक नहीं आएगी।
ये मेन रीजन था आपको समझाने का कि अगर आपको मेजरमेंट्स में हमने प्रीफिक्सेस पढ़ाया था तो जरूरी नहीं है कि वो उसमें से डायरेक्टली सवाल आ जाएं, वो मर्जिंग कॉन्सेप्ट्स में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है या सवाल उसकी बुनियाद पे बनाए जा सकते हैं। अब जैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाया गया है तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हों और सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो टेक्निक है आपको राइट ऑप्शन का इंतखाब करने में मदद करें। तो बाज़ औक़ात ऐसी चीजें जो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करने के लिए एडिशनल पढ़ते हो या एनजीकॉन में आप लोगों को एडिशनल पढ़ाई जाती हैं, उसका यह मतलब होता है कि उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाए, ताकि अगर मर्जिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में या किसी एमसीक्यूज को बनाने में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए वो चीज नई ना हो, ऑलरेडी आप उस सिचुएशन के साथ डील कर सको। बाकी आज का जो सेशन है मैं ये कोशिश करूंगा कि इस तरतीब से बनाऊं कि आपने किन किताबों को फॉलो करना है, किताब में कौन कौन सी चीजें देखना जरूरी होता है और प्रिपरेशन में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अगर ऐड कर लिया जाए तो प्रिपरेशन मजीद मजबूत हो जाती है। इस बुनियाद पे इस सारी प्रेजेंटेशन में मैं बहुत सारे बेसिक एमसीक्यूज को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर एमसीक्यूज के हवाले से आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए या आप चाहते हो कि जो 9 अक्टूबर को हमने टेस्ट लिया था ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके जो एमसीक्यूज हैं मैं यहां आके डिस्कस करूं, तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो एनजीकॉन, ENGEECON। अगर मैक्सिमम कमेंट मेरे पास नीचे शो होते हैं तो मैं ये कोशिश करूंगा कि उन तमाम एमसीक्यूज की एक अच्छे तरीके से वीडियो डिस्कशन बना के यहां पे पोस्ट कर दूं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। अगर अब मैं टेक्स्ट बुक्स के हवाले से बात करूं तो किसी हद तक आपने अपने सूबे की किताब अपने सामने रख ली है। जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं ना उस किताब के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल योर इंफॉर्मेशन हो गई या आपके टिड बिट हो गए या कोई साइंटिस्ट का नाम हो गया, उसकी डेट हो गई, या इस तरह का कोई ऐसा जर्नल नॉलेज वाली चीज आपकी किताब के अंदर जो मेंशन है फिजिक्स की, वो आपने याद जरूर करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात वेरी इजी कैटेगरी में वो ये चीजें पूछ लेते हैं। जैसे डेफिनेशंस हो गई, फॉर्मूले हो गए, यूनिट हो गए, डायमेंशंस हो गए। तो ये सारी ऐसी चीजें जो आपके पास बेसिक एंड रिकॉल एमसीक्यूज में डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी। तो इस बुनियाद पे अगर आपने किताब अपने पास रखनी है, भले ही फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको एक नजर देख लेना है कि अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको नजर आए तो आप वो याद कर लो। और हर चैप्टर को देखने में ज्यादा से ज्यादा आपके 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 10 से 12 मिनट हो सकता है आपको 5 से 6 सवाल दिलवा जाएं। तो ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। इस बुनियाद पे आपने केपी टेक्स्ट बुक को जरूर फॉलो करना है। अब किसी हद तक देखा जाए तो हमारे पास फेडरल की और पंजाब की किताब तकरीबन केपी से रेलेवेंट ही है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने नेशनल एमटीकेट की तैयारी की थी तो उसने देखा होगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से वो चैप्टर जो है वो अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स एक नजर आप पंजाब से पढ़ लो, ठीक है, ताकि जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर था ना, तो इस बुनियाद पे एक अच्छा खासा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। और बाकी इस लिहाज से अगर आपके पास एनजीकॉन लेक्चर्स हैं, मतलब अगर एनजीकॉन अकाउंट है तो आप उसी से कनेक्टेड रहो, फिर अपनी किताब को अपने सामने रखो, एनजीकॉन के लेक्चर्स को फॉलो करो और उसके नीचे दिए गए प्रैक्टिस टेस्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करो। वो तमाम चीजें जो किसी दूसरी किताब से या जर्नल नॉलेज के तौर पे आपको पता होनी चाहिए वो ऑलरेडी हमने अकाउंट में डाली होती हैं, तो आपको आगे पीछे जंप्स मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके पास फिजिक्स के हवाले से यही हो सकती है कि आप अच्छे तरीके से अपनी किताब को देखो, उसमें से जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया, यूनिट्स हो गए, कोई जर्नल नॉलेज की कोई बात लिखी हुई है, टिड बिट हो गए, वो अच्छे तरीके से याद कर लिया, फार्मूलों को अच्छे तरीके से रट लिया और उसके बाद आपने फार्मूला प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर ली। क्योंकि ईटा की किसी हद तक जो स्पेशलिटी है ना, वो फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं ये थोड़ी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस हमारे पास इस किस्म के होते हैं कि जैसे इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कूलम फोर्स का ये फार्मूला याद है तो अगर इन दोनों चार्जेस को मैं डबल कर दूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस को जो है अगर मैं हाफ कर दूं, तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो इस तरीके से आपके पास जो है एक वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो आपकी फोर्स है वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं फार्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन।
अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जैसे बोथ चार्जेस का उसने जिक्र किया तो यहां पे बोथ के साथ आपने डील किया, उसके बाद वो इसी में डिस्टेंस का भी जिक्र कर रहा है तो आपने इसके साथ भी डील किया। बाज़ औक़ात ये सिंपल तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कूलम फोर्स क्या होगी, डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो कूलम फोर्स क्या होगी। अब इसमें आपको परसेंटेजेस के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस अगर 100% इंक्रीज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर 200% डिक्रीज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इसी तरीके से आपसे एक पैरामीटर भी चेंज किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ द ओनली वन चार्ज इज डबल तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इस बुनियाद पे ये वो सवाल होते हैं जो फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं और ईटा के फेवरेट सवाल हैं कि तो वो बच्चा जो इस ओरिएंटेशन को समझ जाता है वो इन सवालों के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकता है। बाकी आपके एनजीकॉन अकाउंट में जो एमसीक्यूज हैं उसमें भी ये बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं और मजीद एमसीक्यूज भी इंशाअल्लाह ताला मंडे से ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे जो ईटा के फेवरेट एमसीक्यूज होंगे। तो अगर कोई बच्चा उनको अच्छे तरीके से समझ के कर लेता है तो वो बिल्कुल 100% अल्लाह के फजल करम से सेफ एंड पे हो जाएगा, क्योंकि जो भी सवाल आएंगे उसी से मिलते जुलते या हो सकता है वही सवाल हो। ठीक है, अब इस बुनियाद पे आपने ये अपने सीनियर से पूछा होगा या सीनियर्स ने आपको बोला होगा कि जो ईटा का फिजिक्स है वो काफी कॉन्सेप्चुअल होता है, क्योंकि किसी हद तक बाज औकात वो एप्लीकेशन लेवल या सिचुएशन बेस एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछते हैं। अब बेसिकली एप्लीकेशन एंड सिचुएशन बेस एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि वो आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रेलेवेंट प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि इन तरह के क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना है। वो बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस होती है वो आराम से उस सिचुएशन को समझ के उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। बाकी इतना आपने जरूर याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सवाल आ जाए जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो या ऐसा कोई सवाल हो कि आपने दो वैल्यूज पहले फाइंड करनी है और फिर उसको तीसरे फॉर्मूले में डाल के उसका आंसर निकालना है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो उस पर आप स्टार लगाओगे और आगे चले जाओगे और इस तरह के क्वेश्चंस को आपने आखिर में सॉल्व करना होता है। ये इंशाअल्लाह ताला मैं अगला एक सेशन बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से चीजें समझाऊंगा, तो उसमें इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मैंने एक समराइज सेशन बनाया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन और अपनी रिवीजन करना स्टार्ट कर लें, तो फिलहाल मैं उसी के साथ स्टिक रहूंगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इस तरह का एक एमसीक्यूज है कि +2 कूलम एंड +6 टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। If each charge is given -2 कूलम चार्ज then the value of the force will be। अब अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये सवाल उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की हुई है। जैसे फॉर्मूला आपको आना है और फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इस पे एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, तो उसको आपने एडिशनल सॉल्व करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चार्ज है +2 कूलम का, दूसरा चार्ज है +6 कूलम का। अगर मैं -2 कूलम का चार्ज इन दोनों को दे दूं तो सिंपल मैथमेटिक्स आप करोगे तभी आपको देखो स्केलर एंड वेक्टर्स पढ़ाया गया था। इस तरह का एक बेसिक चीज इस वजह से पढ़ाई गई थी कि कल को अगर इनडायरेक्टली वो चीज यूज होती है तो आप उसके साथ डील कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि मिसाल के तौर पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2, और इस तरीके से अगर +4 में से 2 चले गए तो 2 आपके पास रह जाएगा और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है तो इस तरीके से आपके पास होगा। तो अगर वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो जैसे ये 0 पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी इक्वेशन आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। सो डी इज द राइट ऑप्शन। तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो भी देखो काफी आसान है, लेकिन अगर बच्चे ने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। अगर बच्चे ने प्रैक्टिस ना किया हो तो एकदम वो पजल हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है या इस तरह के एमसीक्यूज के साथ डील कैसे करना है। तो बेसिकली जब आपको डिफरेंट एमसीक्यूज करवाए जाते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि आप इस तरह की चीजें सीख जाओ, ताकि हो सकता है कि ये एमसीक्यूज ना आए लेकिन इसी से मिलता जुलता एमसीक्यूज आ सकता है, या हो सकता है किसी दूसरे टॉपिक से इस तरह का मिलता जुलता एमसीक्यूज बना दिया जाए। तो ऑलरेडी आपको एक सेंस होगा कि बाज़ औक़ात जो इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन होती हैं हम उनके साथ भी थोड़ा सा खेल सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आप लोगों को इनिशियल वैल्यूज गिवन होती हैं लेकिन जो उनके यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम दिया जाएगा मिनट्स में या आवर्स में, तो पहले उनको आप कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करोगे। तो ये बाज़ औक़ात छोटी मोटी कन्वर्जेंस आपने करनी होती हैं ताकि अपने अच्छे आंसर को आप अचीव कर सको। तो अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया होता रहेगा कि जो आपके पास इनिशियल वैल्यूज हैं इनमें भी क्या ट्रिक हो सकती है जो आपको एग्जाम में करनी होगी।
अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ईटा केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री के हवाले से कौन से डू एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। सिलेबस के लिए वही गाइडलाइन है जो मैंने पहले बोला कि आपने टॉपिक्स को और नीचे लर्निंग आउटकम्स को अच्छे तरीके से देख लेना है और किताब अपने सामने रख लेनी है और उन सारे टॉपिक्स को आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। अब द थिंग इज कि टेक्स्ट बुक्स आपने कौन सी फॉलो करनी है। अब केमिस्ट्री के लिए बेहतर यह होगा कि अपने सूबे की किताब मतलब केपी की किताब आप अपने सामने रखोगे और उसको अच्छे तरीके से आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में आपका फेडरल या पंजाब मदद कर रही है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अब जैसे मौजूदा जिस स्टेट पे आप हो तो ऑलरेडी आपने फेडरल भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, पंजाब भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और उसी में से अच्छे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इस बुनियाद पे कोई ऐसा टॉपिक जो कॉन्सेप्चुअल है और आपको आपकी किताब अच्छे तरीके से वो टॉपिक समझने में मदद नहीं कर रही तो आप बेशक फेडरल का सहारा ले सकते हो, क्योंकि फेडरल एक कॉन्सेप्चुअल किताब है और वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे तरीके से वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको यह फायदा हो जाएगा कि जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी आपने अब अपने किताब से याद करनी है। पहले केमिस्ट्री किसी हद तक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो जाता था कि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें जो होती थी हम फेडरल से भी याद करते थे, पंजाब से भी याद करते थे, अपने सूबे की किताब से भी याद करते थे। वो चीज हमारी आसान हो गई है क्योंकि हमने अपने सूबे की किताब को ही अपने सामने रखना है और जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो अपनी सूबे की किताब से याद कर लेनी है। उसके बाद जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से याद भी करना है और समझने की भी कोशिश करनी है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको फेडरल की किताब अच्छे तरीके से समझा रही है तो बेशक आप फेडरल पे जाओगे, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे और वापस अपनी किताब पे आ जाओगे। अगर इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जैसे हमारे पास ये एक एमसीक्यूज है कि सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन विद डैश फ्लेम, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी विद द ऑरेंज फ्लेम। अब ये वो स्टेटमेंट है जो आपकी केपी की किताब में डायरेक्टली तीसरे या चौथे पेज पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव बेस एमसीक्यूज। मतलब कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपकी किताब से डायरेक्टली उठाए गए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हैं, कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है, वो कौन सा फ्लेम कलर दे रहा है, या फॉर एग्जांपल प्रिसिपिटेट बन रहा है, नहीं बन रहा है तो वो किस कलर का है या कौन सा स्ट्रक्चर दे रहा है, क्लाउडी प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो मिसाल के तौर पे आपने याद करनी होती है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको किताब की ये सारी इंफॉर्मेशन याद होगी तो किसी हद तक जितने आपके पेपर में 12, 14, 15 सवाल बेसिक आने वाले हैं वो आराम से आप उनके साथ डील कर सकोगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा बड़ी कॉन्सेप्चुअल तैयारी कर रहा होता है, इनऑर्गेनिक में भी उसे सारे ट्रेंड्स याद हैं, सारी वैल्यूज याद हैं, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, राइट द टेबल क्या हो रहा है, लेकिन ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसको याद नहीं होती। तो किसी हद तक जब ये पेपर में आ जाती है तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिस पे कोई गेस भी नहीं लगाया जा सकता, या तो आपको आता है या नहीं आता। तो ये आपने किताब में इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन अब आपको नजर आएगी ना केमिस्ट्री में अपनी किताब की, वो सारी आपने याद कर लेनी है। अब इस हवाले से अगर बेस्ट लर्निंग स्ट्रेटेजी का मैं जिक्र करूं तो जो एनजीकॉन के लेक्चर्स हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन हैं अगर आप ईटा के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो तमाम चीजें उसने कंपाइल करके डाली हुई हैं जो अभी रिक्वायर्ड हैं। मिसाल के तौर पे फेडरल के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या ए लेवल्स के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या ऐसे कुछ जर्नल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए टॉपिक को समझने के लिए, वो ऑलरेडी एनजीकॉन अकाउंट में मेंशन है, ठीक है। तो अगर एक बच्चा अच्छे तरीके से लेक्चर्स ले लेता है और फिर अपने सूबे की किताब को पक्का कर लेता है तो उसको आगे पीछे जंप्स मारने की जरूरत नहीं है कि वो फेडरल पे जाके अपनी चीजें ढूंढे। लेकिन अगर एक बच्चा है उसके पास एनजीकॉन अकाउंट नहीं है तो फिर वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर ले जो मैंने इससे पहले बताई है, ठीक है। प्रैक्टिस के हवाले से ऑलरेडी बेसिक एंड रिकॉल एमसीक्यूज में आपके सामने शेयर कर चुका हूं कि वो किस किस्म के होंगे, मतलब इंफॉर्मेटिव होंगे, जैसे डेफिनेशन हो गई या इस तरह की कोई बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई या रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑपरेटिंग कंडीशंस हो गई। तो ये मतलब डायरेक्टली आपने याद की होंगी और डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं। किसी हद तक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं और फर्स्ट ईयर में किसी हद तक कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास स्टाइकोमेट्री आ जाता है या इस तरह की चीजें हैं जिसमें थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन है, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। मोल के हो गए कॉन्सेप्ट्स हमारे पास, या हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो बड़ी फेवरेट एमसीक्यूज होता है ईटा का, वो हर पेपर में आता है, उम्मीद है इस साल भी आएगा। तो इस लिहाज से थोड़ी कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं लेकिन किसी हद तक कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो उस तरीके से वो तमाम एमसीक्यूज जो आपके एनजीकॉन अकाउंट में मौजूद हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐड होने वाले हैं, उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अगर एक बच्चा उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेता है, अल्लाह के फजलो करम से उसी के आसपास आपसे चीजें पूछी जाएंगी और आप एक सेफ एंड पे उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आपके साथ मैं डिस्कस करूं तो अब आपकी किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जिस टाइम पे आपके पास केटाइन बनता है
तो उसका आयोनिक रेडियाई जो होता है वो छोटा होता है, और जब आपके पास एनाइन बनता है तो उसका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो बड़ा हो जाता है। जितनी इसकी डिटेल्स हैं, हिंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझाई गई हैं। मैं इस टाइम पे इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये एक ओवरव्यू वीडियो है ना, तो उसको ओवरव्यू ही रखता हूं, ठीक है। अब इस बुनियाद पे आप देख सकते हो कि बाज़ औक़ात इस तरह की भी ट्रिक्स होती है कि अगर आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांस्टेंट हैं तो किसी हद तक जो गेम है आयोनिक रेडियाई की वो प्रोटॉन के हाथ में आ जाएगी। तो जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे इसका मतलब है कि वो उतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो उसका साइज छोटा होगा। और जिसमें जितने कम प्रोटॉन्स होंगे इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ढीला रखेगा और उस बुनियाद पर उसका साइज बड़ा होगा। तो इस तरतीब से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपकी किताब में गिवन है, लेकिन अगर वो बच्चा जिसने इस स्टेटमेंट को पढ़ा है और समझा हुआ है वो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आराम से डील कर सकता है। नाउ द थिंग इज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाने का मकसद ही ये होता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से किस किस्म का सवाल आ सकता है या किस लेवल तक वो फॉर्मूले को या स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर सकते हैं वो बच्चा सीख जाए, ठीक है। तो इस वजह से मौजूदा हालात में कोई बच्चा अगर रिवीजन कर भी रहा है तो वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करे, ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो नॉलेज होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज तो आपके पास है ना कि भाई केटाइन एनाइन एटॉमिक रेडियाई के साथ कैसे डील कर रहा है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो ये एमसीक्यूज आपको सिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कुछ एडिशनल लर्निंग मेथोडोलॉजी में डिस्कस करना चाहूंगा, जो एक कॉमन इशू है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती करते हैं और पेपर वाले दिन उनको पता लगता है कि उन्होंने ये गलती की है, लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पेपर से पहले मैं समझा रहा हूं तो उम्मीद है ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उनका पूरा फोकस रिएक्शंस पे होता है और उनके मैकेनिज्म्स पे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देख सकते हो कि 2-ब्यूटानॉल इज डिहाइड्रेटेड एज बिलो, ठीक है। तो यहां पे बच्चे ये चीज देख रहे हैं, इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोक्सिल आयन निकल जाएगा, ये वाटर बना लेगा और ये बॉन्ड आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2-ब्यूटीन बन गया। और उसके बाद जिस टाइम पे ओजोनोलाइसिस में हम लोगों के पास ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी ऑक्सीजन लग जाएगा, यहां पे भी ऑक्सीजन लग जाएगा और मेरे पास एसिडाल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये चीज उनको याद करने में जो है वो 5 मिनट लगते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है कि भाई ये चीज तो मुझे याद हो गई है, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि भाई मुझे इसी तरह का एक मैकेनिज्म दिया जाएगा, मैं उसमें से चीजें निकाल लूंगा, बॉन्ड जोड़ दूंगा, बॉन्ड तोड़ दूंगा और वहां से इजीली मैं आंसर प्रिडिक्ट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन पेपर में आपके पास जो सवाल है वो इस तरह पूछा जाता है कि 2-ब्यूटानॉल was dehydrated and the major product of reaction was ozonolized. The product of reaction are. अब इस बुनियाद पे स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो रिएक्शन याद किए होते हैं ना कि हम इसको तोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये चीज उसको दे देंगे, वो चीज उससे ले लेंगे और ये रिएक्शन हम बना के और डायरेक्ट आंसर कर लेंगे। लेकिन यहां पे इस तरतीब से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक मेजर गलती थी जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। उनके दिल में होता है कि उनको चीजें आती हैं लेकिन पेपर में वो भूल जाते हैं। इसी तरह पेपर में ये भूल जाते हैं कि भाई ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या थी, या कैटेलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा था, या रिएक्टेंट में हमारे पास क्या किया था, या प्रोडक्ट में हमारे पास क्या किया था। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और ईटा की यही स्पेशलिटी है, ये भी ईटा पास्ट एमसीक्यूज ही है, ठीक है। बुनियाद पे जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बिल्कुल जिस तरतीब से आप पढ़ रहे हो वो एक अच्छा तरीका है, बेसिक तरीका आपको समझाने के लिए, तो आप उसी को फॉलो करो, लेकिन थोड़ा सी एडिशनल एफर्ट्स भी आप उसमें डालोगे। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, अगर मैं उसकी हाइड्रोजिनेशन करूं, हेलोजिनेशन करूं, हाइड्रोहेलोजिनेशन करूं, हाइड्रेशन करूं, हेलो हाइड्रेशन करूं, पॉलीमराइजेशन करूं, तो मेरे पास बदले में कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता है। तो इस बुनियाद पे एक जर्नल चीज भी आपने याद रखनी है, मतलब जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना उसको एक पेज पे लिख लिया करो कि फॉर एग्जांपल अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है इस चीज के साथ तो बदले में मेरे पास ये चीज आती है, अगर मेरे पास अल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है इस चीज के साथ तो बदले में मेरे पास ये चीज आती है। मतलब एक जर्नल कॉन्सेप्ट भी अपने पास रखा करो। इसका फायदा ये हो जाता है कि किसी हद तक ईटा की भी ये स्पेशलिटी है कि बाज़ औक़ात वो एक जर्नल एमसीक्यूज पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद दिस, तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको तो रिएक्शंस याद होते हैं, इस तरह की जर्नल चीजें उस टाइम पे आप याद करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि वो जो चीजें होती हैं वो वॉलेटाइल हो रही होती हैं आपके माइंड से।
इस बुनियाद पे आप फौरन जो अपना आंसर है वो हिट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज थी जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईटा बायोलॉजी को। अब अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन हो गई है, क्योंकि जिस टाइम पे हम नेशनल डिमांड्स के मुताबिक पढ़ते थे तो हमने पंजाब भी पढ़ना होता था, फेडरल भी पढ़ना होता था, अपने सूबे की किताब भी देख लेनी होती थी और चीज़ें याद भी करनी होती थी, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जितनी चीज़ें याद होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें आती होंगी, उतने एमसीक्यूज करने की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो है ईटा जो है, अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो चाहे 2011-12 जैसा आसान एग्जाम हो या 2017-18 जैसा मुश्किल एग्जाम हो, कभी भी वो बायो के साथ छेड़खानी नहीं करता। हमेशा वो कॉन्सेप्चुअलिटी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्ड करने की कोशिश करता है और बायो को किसी हद तक सिंपल रखता है। तो बायो को तैयार करने का मौजूदा हालात में यह तरीका होगा कि आपने अपनी केपी टेक्स्ट बुक्स को ही फॉलो करना है। मतलब सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने अपनी केपी की बुक से तैयार कर लेने हैं, मतलब बिल्कुल पक्के कर लेने हैं, मतलब ऐसा कि बिल्कुल पक्का रटा उसका लगा लेना है। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी के हवाले से जो हमने आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स करवाए थे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, डीएनए क्रोमोसोम हो गया, होमोस्टेसिस हो गया, उनको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वह सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पहले हम लोगों ने वो चीजें करवाई थी क्योंकि नेशनल डिमांड्स के मुताबिक वो कोई ना कोई लिंकेज बना देते थे, तो हमने यही सोचा कि चलो बच्चा थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, उसका नुकसान नहीं है, लेकिन कम ना पढ़े, ताकि अगर वो सवाल आ जाए तो वो पैनिक ना कर जाए। लेकिन मौजूदा हालात में वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है और चीजें भी किसी हद तक डिफाइन हैं, तो फिलहाल आप उन चैप्टर्स को छोड़ दो। ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो हमने एडिशनल चीजें करवाई थी आपको, उनको करना है, लेकिन बायो में जो एडिशनल चीजें आपको करवाई हैं, एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो आपको करवाए हैं, उनको आप एलिमिनेट कर लो, मतलब उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब पढ़ने का ये तरीका है कि मेजॉरिटी बच्चे अब ये पूछ रहे होते हैं कि भाई जिस टाइम पे हम तैयारी कर रहे थे तो हमने फेडरल पक्की कर ली थी, तो क्या हमें अभी केपी को पढ़ने की जरूरत है या केपी पे वापस आने की जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत दफा देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फेडरल ओरिएंटेड होते हैं, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, लेकिन बायो में बाज औकात केपी की किताब से स्टेटमेंट्स वाइज एमसीक्यूज आ जाते हैं जो फेडरल वालों को उस टाइम याद नहीं होते या उन्होंने उस तरतीब से नहीं पढ़े होते, जिसकी वजह से उनको सही करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप फेडरल आप पढ़ रहे थे या पंजाब आप पढ़ रहे थे, आपके भले ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस के तौर पे केपी की किताब ही फॉलो करनी है। अब इस हवाले से एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने भाई फेडरल अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है और वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल किताब है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको बहुत फायदा होगा, क्या वो सारे पॉइंट्स हमने अपने पास शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए हैं या किताब के ऊपर लिखे हुए हैं उनको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फेडरल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपने अपनी केपी की किताब पे लिख लिए और अभी आप अगर अपनी केपी की किताब पढ़ रहे हो तो उन पे हाथ रख लो कि नहीं भाई अब तो तुम्हें नहीं देखना, क्योंकि देखो जिस टाइम पे आप वो टॉपिक्स तैयार कर रहे थे तो आपने उन पे 2, ढाई, 3 घंटे की इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस बुनियाद पे आप उन टॉपिक्स को आप 5 मिनट पे रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को जाया कर दो, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो ईटा बायोलॉजी में भी अराउंड 80 to 85 एमसीक्यूज आपकी किताब से ही आएंगे, लेकिन अराउंड 15 to 10 एमसीक्यूज इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, जो अगर आपके पास किताब का नॉलेज है तो आप उसको आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर फेडरल का कॉन्सेप्ट है तो और अच्छे से आंसर कर सकते हो। और दूसरा, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक चीज का बैकग्राउंड आपका क्लियर है, एक चीज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो चीज आपको अच्छे से याद भी होगी और काफी टाइम तक याद रहेगी भी। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा डायरेक्टली केपी का रट्टा लगा रहा है तो हो सकता है कि उसको कुछ पॉइंट भूल जाएं और उसको बार बार याद करने पड़े, लेकिन अगर एक बच्चा है उसने अपने कॉन्सेप्ट्स फेडरल से तैयार किए हुए हैं, पूरी बैकग्राउंड स्टोरी उसे पता है ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और उसके बाद आकर अगर वो केपी का रट्टा लगाएगा तो जाहिर बात है उसको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी और उसको काफी टाइम तक याद रहेंगी भी और उम्मीद है पेपर में भी नहीं भूलेंगी। तो इस बुनियाद पे वो बच्चे जो फेडरल पंजाब पे नहीं गए उनको अब जाने की जरूरत नहीं है, वो केपी की किताब को ही पक्का कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैं आपको करवा दूंगा कि अगर किताब की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको इसका आइडिया हो जाएगा, आपको उसकी परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अपना मिसाल के तौर पर अच्छा खासा टाइम फेडरल में इन्वेस्ट किया हुआ है और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं और अब उन्हीं कॉन्सेप्ट को जो 2-2.5 घंटे के कॉन्सेप्ट थे वो 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल उनको
रिवाइज करना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्सेप्ट होगा, उतना कॉन्फिडेंट तरीके से आप एमसीक्यूज के साथ डील कर सकोगे। ठीक है, इस बुनियाद पे आपके पास बेसिक रिकॉल एमसीक्यूज आएंगे, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके पास किताब में हैं वो आपने करनी है। अच्छा, बायो को मजीद किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा मैं बुक के ही स्क्रीनशॉट की मदद से आपको समझा देता हूं। देखो, अगर बायो में आपके पास जो थ्योरेटिकल डेटा है ना, जो कंटेंट है, वो तो आपने तैयार करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी साइंटिस्ट का नेम है, उसके साथ कोई इसकी डेट लिखी हुई है, या मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज है जो बोल्ड या इटैलिक हुई है, ये आपने पक्की कर लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि इन चीजों के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आंख देख लेती है ना। जैसे आपके पास ऐसा भी एमसीक्यूज आ जाता है कि वाटर हैज डैश स्पेसिफिक हीट, अब नीचे ऑप्शंस होंगे लो, हाई, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो किसी हद तक देखा जाए तो कांस्टेंट भी यहां पे आ सकता है, लेकिन किताब ने क्या बोला है आपको, हाई। तो इस तरीके से जो हाई वाला ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि भाई मैंने फेडरल तो बहुत पक्का किया हुआ है, तो मैं केपी पे आऊं या नहीं आओ, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट तुम्हारी नजर के आगे से गुजर जाए, क्योंकि बाज औकात वो इन्हीं स्टेटमेंट को उठा के सवाल बना लेते हैं। तो अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी तभी आप उन सवालों को अच्छे तरीके से रिएक्ट कर सकोगे। तो मिसाल के तौर पर बायो को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का तरीका यही होगा कि जितनी टॉपिक के नीचे चीजें लिखी हैं वो आपने करनी है। कोई चीज अगर बोल्ड या इटैलिक फॉर्म में है, या कोई डेट है, या साइंटिस्ट की कोई इंफॉर्मेशन है, वो आपने पक्की कर लेनी है। ये अगर फॉर योर इंफॉर्मेशन के कॉलम्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ये अगर आपके पास टिक डेटा है, ये भी आपने याद कर लेने हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन इंफॉर्मेशंस को, इन ब्लॉक्स को छोड़ देते हैं, जबकि यहां में से भी एमसीक्यूज बनाए हुए हैं ईटा ने। इसी तरीके से अगर आपकी किताब में कोई टेबल्स हैं तो वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जो टेबल से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस बुनियाद पर अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आराम से वो एक मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेटिव बेस एमसीक्यूज होता है कि अगर आपने टेबल याद किया हुआ है तो डायरेक्टली आपने उसको टिक करना है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना मजीद चाहूंगा कि अगर टॉपिक के नीचे कोई डायग्राम है तो वो भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है, मतलब उसकी लेबलिंग अच्छे तरीके से देख लो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डायग्राम में जो लेबलिंग है उसका जिक्र जो है ऊपर कंटेंट में नहीं होता, लेकिन उस लेबलिंग में से एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस बुनियाद पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऊपर उसका जिक्र नहीं भी हुआ और डायग्राम आपने अच्छे तरीके से देख ली तो बाज़ औक़ात एक एमसीक्यूज यहां से भी बनाया जा सकता है। और पास्ट एमसीक्यूज आप देख सकते हो कि डायग्राम्स में से एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो जब मैं बात करता हूं कि आपने बिल्कुल अपनी केपी की किताब को रट लेना है और बिल्कुल पक्का कर लेना है, तो पक्का करना यही होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये थ्योरी याद कर लोगे। अगर कोई टेबल्स हैं, कोई आपके पास ब्लॉक्स हैं या आपके पास डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है, याद करना है और अच्छे तरीके से उस पर रिएक्ट करना है। ठीक हो गया। बाज़ औक़ात आपकी किताब में कुछ डायग्राम्स ऐसी भी होती हैं जिनमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है, या पूरे टॉपिक की समरी होती है, या पूरे टॉपिक का मैकेनिज्म होता है, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना और याद करना है। और बाज़ औक़ात बच्चे ये भी भूल जाते हैं, इस किताब के रेफरेंस से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाई स्टेप 4 में कौन सा प्रोसेस होता है, या स्टेप 5 में कौन सा वाला प्रोसेस होता है, या भाई आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्शन की किस स्टेप में पॉसिबिलिटी होती है। तो इस बुनियाद पे जिस टाइम पे आप डायग्राम देखो तो इन बारीक बारीक चीजों को भी देख लिया करो, क्योंकि पूछने को ये वेरी इजी कैटेगरी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन अगर बच्चे के दिमाग से निकल जाएं तो उसी के लिए ये मुश्किल एमसीक्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब बुक के इस पेज को ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि जिस टाइम पे आप अपनी किताब की कोई डायग्राम देखो या कोई ग्राफ देखो तो उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात डायग्राम में से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने सेल वॉल वाली डायग्राम आपसे शेयर की, तो आपको अब किसी हद तक लेबलिंग से अंदाजा हो गया होगा कि भाई कौन सी लेयर किस जगह पे है, और अगर आपसे सवाल पूछा गया मिडिल लेयर का, प्राइमरी लेयर का, सेकेंडरी लेयर का, तो आप उस डायग्राम की मदद से भी बाज़ औक़ात आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो वो एक बेसिक सी डायग्राम थी। आपकी किताब में और भी बहुत सारी डायग्राम्स हैं, उम्मीद है उसको रीड करने का तरीका आपको आ गया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस डायग्राम में से सवाल पूछे जाएं तो क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे एंजाइम को ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लोअर हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। दूसरा आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एंजाइम को ऐड करने से जो चेंज इन ग्रिप्स फ्री एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो अगर आप यहां पे इस ग्राफ को गौर से देखो या इस डायग्राम को गौर से देखो तो चाहे आप एंजाइम ऐड करो या ना करो, चेंज इन ग्रिप्स फ्री एनर्जी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो दोनों सूरतों में यहां पे कांस्टेंट है।
तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो हो सकता है इस कंटेंट में आपके साथ डिस्कस ना किया हो, लेकिन डायग्राम में आपको समझा दिया गया है। तो एज अ एग्जामिनर जब मैं सवाल बनाऊंगा तो ये सवाल भी मैं बना सकता हूं, क्योंकि डायग्राम में इसकी तरफ इशारा है। अब ये वो चीज है जो केपी में ऑलरेडी इस तरीके से गिवन है, लेकिन हो सकता है फेडरल या पंजाब में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट हो, तो इस बुनियाद पर फिर बच्चे कहते हैं कि भाई ये सवाल तो फेडरल से आया था। एक्चुअली फेडरल में उसकी वजाहत थी, लेकिन आपकी किताब में भी उसका रेफरेंस था, लेकिन पूछने का अंदाज या बताने का अंदाज डिफरेंट था। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा यही मकसद था कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा दूं कि किताब को कैसे देखना है, एमसीक्यूज को कैसे देखना है, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ताकि अब जिस टाइम पे आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करो तो इन बारीक बारीक चीजों को देखना स्टार्ट कर लो। अब इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वाई एक्सिस पे क्या था, या मिसाल के तौर पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे शो होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ईटा लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। तो जो भी आपको एनजीकॉन में पढ़ाया गया है अल्लाह के फजलो करम से उसी में से आएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास सीरीज एंड सीक्वेंस है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इसमें थोड़ी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं, तो लेक्चर में आपको सारी ट्रिक्स करवा दी गई हैं और नीचे आपको एमसीक्यूज दे दिए गए हैं, आप सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करो, इंशाअल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास टॉपिक्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्गुमेंट्स, ये ऐसे सवाल हैं जो सिचुएशन बेस होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपने सिचुएशन को देखते हुए जो बेस्ट ऑप्शन है उसका इंतखाब करना होता है। तो आपके एनजीकॉन अकाउंट में जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज गिवन है उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर एमसीक्यूज में एक सिचुएशन हमने आपको दी हुई है, जिससे ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन कैसे निकालना है और बेस्ट ऑप्शन का कैसे इंतखाब करना है। तो वो भी इंशाअल्लाह ताला वहां से हो जाएगा। फिर एक टॉपिक रह जाता है लॉजिकल डिडक्शन का। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इसमें लिमिटेड सवाल आए। तो इंशाअल्लाह लॉजिकल डिडक्शन जो है, हम लोग आपको ये आपका जो लेक्चर है वो अपग्रेड होगा और वो सारी ट्रिक्स आपको समझा दी जाएंगी जिस किस्म के सवाल एक्सपेक्टेड हैं ईटा में, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला जिस टाइम पे आप वो ट्रिक सीख लोगे और उसके रेलेवेंट कुछ सवाल हल कर लोगे, उसमें भी आपका 100% कमांड हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला लॉजिकल में आराम से आपका 6 on 6 होगा। अब अगर हम ईटा इंग्लिश के हवाले से बात करें तो ईटा का जो इंग्लिश है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो सिंपल होता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है तो बड़े आराम से वो 18 on 18 भी ले सकता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आर्टिकल हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, इसमें नाउन प्रोनाउन को पक्का कर लो, क्योंकि किसी हद तक वो ईटा का फेवरेट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डोमेन के अंदर इनडायरेक्टली वो उसी में से सवाल पूछ रहा होता है। फिर उसके बाद टेंसेस हो गया और पंचुएशन हो गया। अगर कोई बच्चा ये अच्छे तरीके से पक्का कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला बड़े आराम से उसके 12 से 16 सवाल सही हो जाएंगे। उसके बाद जो वोकेबलरी है वो जनरल होती है लेकिन आसान होती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और ना किसी आम चार्ट्स पे टाइम जाया करने की जरूरत है, क्योंकि ईटा ने बड़े सिंपल अल्फाज हमेशा अपने पास्ट एग्जाम में दिए हैं। जैसा आपने देखा भी हो, माइग्रेशन, डिमोलिश, इमिग्रेंट्स, इस तरह के सिंपल वर्ड्स देता है तो बच्चा आराम से उसको कंक्लूड कर लेता है। बाकी जो स्पेलिंग्स हैं वो एक कॉमन सेंस होता है कि मिसाल के तौर पे कोई भी जुमला है, जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू इन्होंने ये वाला डाला हुआ है, तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये स्पेलिंग गलत है। अब इसी तरह हमारे पास इसमें कैपिटलाइजेशन भी कवर हो जाएगा, जैसे अली वेंट टू लाहौर, तो जैसे ये सवाल आएगा आप देखते ही कह दोगे कि इसमें मिस्टेक है। अब अली का जो ए है वो कैपिटल होना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे इसमें इस तरह की बेसिक जर्नल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आप आराम से पेपर को देखते हुए उनको आंसर कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि बड़ा केयरफुली आपने पेपर को रीड करना है, ठीक है, ताकि इस तरह की छोटी मोटी चीजें आप पकड़ सको। बाकी इंग्लिश के लिए यह है कि कोई भी ग्रामर की किताब आप मार्केट से ले सकते हो और विद इन 1 to 2 days इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हो, तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। नहीं तो एनजीकॉन अकाउंट के अंदर जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख लो और जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट कर लो, क्योंकि लेक्चर्स के अंदर हमने सिर्फ वही पॉइंट्स रखे हुए हैं जो लगातार एग्जाम में आ रहे हैं और इस साल भी इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं। बाकी एमसीक्यूज के हवाले से जो आपका इंग्लिश पोर्शन है इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे, तो ये मंडे से इसका अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस तरह के एमसीक्यूज पर आपको प्रैक्टिस करवाते रहें उनको आप सोच समझ के प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह उसी के आसपास आपके एमसीक्यूज आएंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी बच्चे ने लेक्चर्स और वो वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे उम्मीद है इंग्लिश में आराम से उसका 18 on 18 हो जाएगा। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपसे डिस्कस करना जरूरी है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से फ्रॉम मंडे हम ईटा रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिटेल्ड एमसीक्यूज डिस्कशन की जाएगी। मतलब जितने भी ईटा के फेवरेट एमसीक्यूज हैं,
जितने भी ईटा के रेलेवेंट एमसीक्यूज हैं और जितने भी डू एंड डोंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन रिवीजन प्लान हो सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं, किताब पढ़ी हुई है, उन चीज़ों को अब रिवाइज करना है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यूज का मीडियम एक बेहतरीन मीडियम होगा, क्योंकि जैसे ही आपके पास सवाल आएगा आप उसको हल करोगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये टॉपिक तो मैंने ऐसे पढ़ा हुआ था और इसमें से इस किस्म के भी सवालात आ सकते हैं। और जारी बात है जिस टाइम पे आपसे चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब ईटा रिवीजन सेशन का थोड़ा सा वर्किंग मॉडल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इस तरीके से काम करेगा कि आपसे डिटेल चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। अब जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा उसमें से उतने ज्यादा टेस्ट बनाए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है, तो हो सकता है उसमें से 5, 6, 7 टेस्ट हों। अब एक चैप्टर है वो छोटा सा है तो जारी बात है उससे कम एमसीक्यूज बनेंगे, तो हो सकता है उसके 2-3 टेस्ट हों। तो इस वजह से हर चैप्टर के अंदर मल्टीपल टेस्ट होंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी टेस्ट हैं और उनमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस आपको दी जाएंगी। एक्सप्लेनेशन में जितनी भी हिंट्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स हैं वो सारे हम ऐड कर लेंगे ताकि बच्चे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एट वन स्पॉट मिल जाए। क्योंकि बाज औकात हिंट का आना, शॉर्टकट का आना एक अलग चीज है, उस शॉर्टकट को कैसे इंप्लीमेंट करना होता है वो एमसीक्यूज सिखाता है। तो इस बुनियाद पे एमसीक्यूज की मदद से हिंट्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, शॉर्टकट्स हो गए, इनको देने में फायदा ज्यादा होता है। तो इस मेथोडोलॉजी से आपका जितना भी कोर्स है या जितना भी आपका चैप्टर है वो अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो जिस टाइम पे हम एक चैप्टर के टेस्ट बनाएंगे तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से एमसीक्यूज बनाए जाएंगे और उन टॉपिक्स के अंदर जितने भी की पॉइंट्स हैं उनमें से भी एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। तो अगर एक बच्चा है फॉर एग्जांपल उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक ओपन किया, उसके नीचे जितने भी टेस्ट आ गए अगर उसने वो अटेम्प्ट कर लिए तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा का पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो रिवाइज हो जाएगा और साथ में ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अब जितने भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। तो इस बुनियाद से जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि सर हम कौन से एमसीक्यूज करें, किसकी प्रैक्टिस करें, कौन सी किताब अच्छी है, वो हल हो गई है। मौजूदा हालात में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो 100% मौजूदा हालात को समराइज कर सके। इस बुनियाद पे हम ईटा रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लेटेस्ट पॉलिसीज के मुताबिक आपको पूरे चैप्टर रिवाइज करवा दिए जाएंगे। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो ईटा के फेवरेट हैं, हर साल आते हैं और इस साल भी आने के चांसेस हैं, तो वो वीडियो डिस्कशन की सूरत में आप लोगों को समझा दिए जाएं, ताकि कोई अगर ऐसा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट्स ब्लर हैं या कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है वो भी इस सारी मेथोडोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सके। और ऑब्वियसली हम जितने भी फेवरेट क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से टारगेट करेंगे और आपको समझाएंगे। बाकी एक चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे 18 सितंबर वाले इवेंट में मैंने ऐड किया था कि भाई आप 13 नवंबर के साथ कनेक्टेड रहो, 20 की डेट आपके लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉलिसी अनाउंस हुई। मैंने आपको कहा था कि भाई ईटा का आवाज है लेकिन आप सिलेबस से कनेक्टेड रहो, फुल कोर्स की तरफ मत जाओ, क्योंकि जो भी होगा सिलेबस से ही रेलिवेंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉलिसी अनाउंस हुई। मैंने आपको कहा था कि भाई दिस इज द टाइम 18 सितंबर को कि अपनी केपी की किताब को फेवरेट कर लो और बाकी किताबों को भी पढ़ो, लेकिन केपी की किताब को फेवरेट कर लो क्योंकि मौजूदा हालात में जो पॉलिसी बनने जा रही है हो सकता है आपकी किताब की फेवर में हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज अनाउंस हुई। अब एक और चीज मैं यहां पे ऐड करता हूं और हो सकता है पेपर में आपको ये मेरी बात याद आ जाएगी कि सर ने ऐसा बोला था 1 महीना पहले और पेपर ठीक 1 महीने बाद है और यही चीज हुई है कि जिस चीज की आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, जो चीज आपको समझाई गई है एनजीकॉन अकाउंट में और जिस चीज की भी मजीद प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, इंशाअल्लाह ताला आपका जो मेन एग्जाम है इसी ऑनलाइन अकाउंट में से आएगा। मैं यही नहीं कह रहा कि यही एमसीक्यूज आ जाएंगे, बाज औकात इस तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है 10, 12, 20, 25, 30 एमसीक्यूज इसी तरह हम लोगों के आ जाते हैं। लेकिन जो चीज आपको समझाई गई है, जो चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है और जो अभी आगे हम पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जो चीज होगी, जो सवाल होगा वो इसी से मिलता जुलता होगा। तो वो बच्चा जो अच्छे तरीके से हम लोगों के लेक्चर्स और इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेता है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से दुआएं देगा, उससे आप बेफिक्र रहें। बाकी ये हमारा संडे टेस्ट का शेड्यूल है, आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। एक टेस्ट हमारा हो गया है और बाकी 3 टेस्ट हमारे होने हैं। तो जो अगला टेस्ट होगा हमारा वो इंशाअल्लाह ताला 23 अक्टूबर को होगा। 16 अक्टूबर को कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि 16 अक्टूबर को नम्स एंट्री टेस्ट है और साथ में हम चाहते थे कि थोड़ा सा टाइम भी स्टूडेंट्स को मिल जाए सेकंड ईयर सिलेबस तैयार करने के लिए, इसलिए 16 को हमने ब्रेक रखा है। तो अगला टेस्ट इंशाअल्लाह ताला हमारा 23 अक्टूबर को होगा।
तो हमारा पेशावर और स्वात में टेस्ट सेंटर्स हैं, आप डायरेक्टली आके अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा फिजिकल टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता तो वो ऑनलाइन या कोरियर के थ्रू भी ये टेस्ट मंगवा के अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, कोरियर और ऑनलाइन की मतलब ऑनलाइन फ्रॉम होम भी वो अटेम्प्ट कर सकता है और कोरियर के थ्रू भी मंगवा सकता है। तो कोरियर में हम क्वेश्चन पेपर, बबल शीट और साथ में एक्सप्लेनेशन कॉपी उसको कोरियर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी जो टेस्ट 1 अगर किसी बच्चे से रह गया हो तो वो बिल्कुल इसको या तो जब अगले टेस्ट में आएगा तो टेस्ट सेंटर से कलेक्ट कर सकता है या कोरियर के थ्रू मंगवा सकता है या ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको इस सेशन से फायदा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन होती है। क्योंकि आगे चल के मैंने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इस तरह के सेशन क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर बबल शीट हैंडलिंग हो गया, पेपर मैनेजमेंट हो गया, क्राउड मैनेजमेंट हो गया, डू एंड डोंट्स ऑफ एंट्री टेस्ट हो गया। तो अगर जितने बच्चे इंटरेस्ट लेंगे वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं उतनी ज्यादा मेहनत डाल के आने वाले सेशंस डिजाइन करूंगा। और अगर लाइक और शेयर नहीं आएंगे तब भी मैं ज्यादा मेहनत करके डिजाइन करूंगा, क्योंकि भाई मकसद है तुम्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाना। ताकि तुम अच्छा कहो या बुरा कहो, मैं अपनी पूरी मेहनत डाल दूंगा कि मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अभी जल्दी से भाग के अपने मामा बाबा को जोर से हक करें, क्योंकि वो एक बेहतरीन एनर्जाइजर होता है। और कल से ही अपना शेड्यूल बनाएं और पढ़ाई स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।